जहां पर आपने चेक कैसे देना है, चेक दे दिया है उस पर एफआईआर होगी तो आगे कैसे डील करना है, एक से ज्यादा एफआईआर हैं तो कैसे डील करना है, चेक से पहले किस तरह के सिविल दावाजात आपको जरूर फाइल करने चाहिए, वो जो दावाजात है वो आपने कैसे फाइल करने हैं जो आपके लिए असिस्टेंस, रहनुमाई, आपकी मदद कर सकते हैं, क्रिमिनल लिटिगेशन में आपको जेल से बचा सकते हैं। 100+ वीडियो सिर्फ फाइनेंस क्राइम से रिलेटेड ही अपलोडेड हैं। आप मेरी फाइनेंस क्राइम की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। ये बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेनली वहां पर अपलोड की हुई है जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है 489F फाइनेंस क्राइम से रिलेटेड। आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जहां पर बेल अलाउ की गई, जहां पर मदई ने एक एफआईआर करवाई कि इस शख्स ने एक ह्यूज अमाउंट मुझे देनी थी जिसकी वजह से मुझे चेक दिया और चेक जो है वो डिसऑन हो गया। जो मुलजम था उसने कहा कि ये चेक मैंने एक सर्टेन अमाउंट थी मेरी इसके साथ तय, उसकी वजह से मैंने ये चेक दिया था कि ये चेक रख ले, मैं आपको अमाउंट देता रहूंगा, अगर मैं आपको अमाउंट ना दूं तो आप इस चेक को कैश करवा लीजिएगा। लेकिन उस अमाउंट के अंदर मैंने काफी ज्यादा, लेकिन उस जो एक सर्टेन अमाउंट थी उसके अंदर मैंने काफी ज्यादा जो अमाउंट है वो पे कर चुका था। चेक जिस अमाउंट का था वो उसी जगह के ऊपर कायम था। चेक मैंने इसको दे दिया जो कि ब्लैंक था, और इसने उस अमाउंट को जिसके अंदर से मैंने लगभग 60% या अबव देन 50% पे भी कर चुका था इसको, इसने कंप्लीट अमाउंट को भर के ब्लैंक चेक को डेट डाल के डिसऑन करवा लिया। इसकी प्रोपोजिशन आपको बताता हूं गारंटी चेक की, इसके अंदर बेल अलाउ हुई, फिर आपको इसकी एलिमेंट्स बताऊंगा कहां कहां पर एप्लीकेबल हो सकती है। Accused was to pay a certain amount of sum to the complainant for which he issued a check which was bounced due to insufficient fund. FIR was launched with the unexplained delay of almost 7 months. Accused had submitted a written application to the investigating officer with the assertion that he had entered into an agreement with the complainant and that he had issued a check mentioned in the FIR as guarantee, which was blank and without date. Investigating officer had not conduct the investigation in that respect, nor had been taken both the ledger produced by the parties in juxtaposition to ascertain that which ledger was genuine. Nothing was available on record to establish that check in question was issued for repayment of loan or for fulfillment of obligation, which was since cure known to attract the provision of section 489F. Offense under section 489F PPC was punishable for 3 years, which did not fall prohibitory clause. Petition for grant of bail accused. Petition for grant of bail was accepted in circumstances 2021 MLD 1597 पेज नंबर है जजमेंट का। यहां पर जो वकुआ था या यहां पर जो इशू था वो ये था कि कंप्लेनेंट ने ये कहा कि मुलजम ने मेरा इतना पैसा देना है, इसकी वजह से मुझे चेक दिया। मुलजम ने कहा कि ये चेक मैंने दिया था लेकिन ये चेक रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए नहीं था, जस्ट एक श्योरिटी था इस चीज को रिमाइंडर करवाने के लिए कि मैं इतने इसके पैसे देने हैं, और उसमें से मैं काफी सारी अमाउंट दे भी चुका था जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थी या किसी एग्रीमेंट की सूरत में मैंने इसको पे किए थे। चेक अपनी जगह पर कायम रहा। जिस पेमेंट की एवज ये चेक दिया गया था वो पेमेंट तो लगभग मुकम्मल हो चुकी थी या उस पेमेंट की असल शक्ल वो रहती नहीं थी। एक मिसाल से समझाता हूं आपको। मिसाल के तौर पर यहां पर जो मदई है उसने 50 लाख लेना था मुलजम से, मुलजम ने उसको 50 लाख का मान लेते चेक दे दिया, या मदई ने 50 लाख भर लिया उसके ऊपर। अब देना 50 लाख था, जो मुलजम था वो 25 लाख दे चुका था। चेक कितनी अमाउंट का भरा? 50 लाख का। अब 50 लाख में से 25 लाख तो आ चुकी थी, तो अमाउंट ड्यू कितनी थी, बकाया कितनी थी? 25 लाख। लाइबिलिटीज कितने की बनती है? 25 लाख की। चेक कितने का भरा? 50 लाख का। तो 50 लाख की हद तक एफआईआर में सिर्फ यह देखा जाएगा कि क्या 50 लाख की हद तक लाइबिलिटीज हैं या नहीं। जब 50 लाख की हद तक लाइबिलिटीज नहीं है, लाइबिलिटीज जो जिम्मेदारी है वो 25 लाख की हद तक रहती है, तो दो चीजें स्टैब्लिश होगी। डिसऑनेस्टी नहीं है इसके अंदर इंटेंशनली, और जो लाइबिलिटीज हैं वो मैच नहीं कर रही एफआईआर के साथ और जो ओरिजिनल एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज है उनके साथ। एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज 25 लाख है, एफआईआर के अंदर लाइबिलिटीज मदई ने लिखवा दी 50 लाख, क्योंकि चेक के ऊपर उसने जो अमाउंट ही 50 लाख भरी थी। या मान लेते हैं कि चेक उस वक्त जब दिया तब ही 50 लाख का था। डाउट पैदा हो गया कि लाइबिलिटीज 50 लाख की नहीं रहती, तो कोर्ट ने सिर्फ 50 लाख की लाइबिलिटीज को देखना है, 25 लाख को नहीं देखना। यहां पर चूंकि लाइबिलिटीज 50 लाख की नहीं अब रहती, आधी पेमेंट या बहुत सारी पेमेंट या कुछ पेमेंट पे हो चुकी है, तो लिहाजा यहां पर जो बेल है उसको ग्रांट करना एज अ मैटर ऑफ राइट होगा। जहां पर भी डाउट या डेंट क्रिएट हो या प्रोज एंड कॉन्स हो इन फेवर ऑफ अक्यूज, तो वहां पर जो प्री अरेस्ट बेल है वो इजीली मिल जाती है, क्योंकि मदईयान भी एक्चुअल बात या एक्चुअल मुद्दा या असल बात नहीं लिखते। किसी लेना 2 लाख होता,
चेक के ऊपर रकम भर देते हैं 20 लाख 2 करोड़ पे, क्योंकि एक जीरो ही बढ़ाना है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2 लाख 4 लाख वालों ने चेक की जो अमाउंट है वो 80 लाख 60 लाख 70 लाख भरी होती है। तो यहां पर अदालत ने एफआईआर के साथ मैच करना और एफआईआर को हकायक के साथ देखना है कि जो हकायक हैं वो क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, एफआईआर की एग्जिस्टेंसी क्या है 489F के अंदर, और कितनी अमाउंट मुलजम जो है वो पे कर चुका है। जहां पर अगर वो एक खासी सर्टन अमाउंट पे कर चुका है तो उसको मैटर ऑफ राइट के तहत बेल ग्रांट कर दी जाएगी। वीडियो कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।